अभी अपन नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे वे ऑप्टिक्स का, उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये सेपरेट चैप्टर ही था लेकिन अभी वे ऑप्टिक्स में कंबाइन हो गया। क्या पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव। वेव म्हणजे क्या होता है? वेव का मतलब होता है लहर, हिंदी में उसको लहर बोलते, मराठीत त्याला आपण तरंग बोलतो और इंग्लिश में उसको बोलते वेव। क्या है वेव? सबने वेव देखी है लेकिन फिर भी उसकी डिटेल लेना पड़ेगा। एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड वेव। क्या डेफिनेशन वेव की? एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड वेव। म्हणजे क्या होता है? ये एग्जाम्पल 8, 9, 10 में भी था। फिर से अपन देखते, पूरा कंसंट्रेशन से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन से देखो, एक एक चीज समझ में आएगी एकदम मस्त। नाउ रिमेंबर दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ वाटर पॉन्ड। हमने वाटर पॉन्ड लिए। इस वाटर पॉन्ड के अंदर वी कैन कंसीडर द वाटर। ये वाटर पॉन्ड लिए, वाटर पॉन्ड के अंदर हम बोलेंगे वाटर है। वाटर प्ले द रोल ऑफ मीडियम हियर। यहाँ पे जो हमने वाटर लिए वो वाटर मीडियम का रोल प्ले करेगा। अब वाटर अगर मीडियम है तो वी से दैट दिस वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल। हम ये बोलेंगे कि ये वाटर कैसे बना है? वाटर पार्टिकल से। और हम ये बोलेंगे कि दिस वाटर इज स्टिल, ये वाटर एकदम शांत है। और अगर पानी शांत है तो हम ये बोलेंगे ये सभी वाटर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है। म्हणजे अपन ये बोलेंगे कि ये सभी वाटर पार्टिकल कहाँ में? रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन को दूसरा नाम है मीन पोजीशन, उसको तीसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोला मैंने? समझो। हमने यहाँ पे वाटर पॉन्ड लिए, वाटर पॉन्ड के अंदर वाटर कंसीडर कर रहे हैं अपन, वाटर तो रहेगा ही। और वो वाटर किसका रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे मीडियम का, माध्यम का। अब ये बोल रहे हैं अपन कि ये वाटर स्टिल है, शांत है पानी। तो वाटर अगर वाटर पार्टिकल से बना है और ये वाटर अगर स्टिल है, शांत है, तो हम ये बोलेंगे कि ये सभी वाटर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन को दूसरा नाम है मीन पोजीशन, तीसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम बोलेंगे सभी वाटर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। देखो ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? कुछ हाइट पर से वी ड्रॉप अ स्टोन, कुछ हाइट पर से हम पत्थर डाल रहे। अब अगर कुछ हाइट पर से अगर पत्थर डाल रहे तो ये पत्थर मोशन में जा रहा, तो इस पत्थर के पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी। किसके पास में? स्टोन के पास में। क्यों आ गई स्टोन के पास में काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि स्टोन मोशन में आ गया। क्यों आ गया मोशन में? क्योंकि अपन ने उसको हाथ से छोड़ दिए। जैसे पत्थर को हाथ से छोड़ देंगे, पत्थर मोशन में आ गया, पत्थर के पास में क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी possessed by the body on account of its motion। म्हणजे जो भी बॉडी मोशन में होती है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये स्टोन, ये पत्थर मोशन में, तो इस पत्थर के पास में क्या रहेंगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये पत्थर गिरा, कहां पे गिरा? वाटर में। अब वाटर में गिरा तो ये पत्थर की काइनेटिक एनर्जी, जहां पे ये पत्थर गिरा वहां का पार्टिकल रिसीव कर लेता है। पत्थर की काइनेटिक एनर्जी किसने रिसीव कर ली? वाटर पार्टिकल ने। अब जैसे पार्टिकल को एनर्जी मिली, वाटर पार्टिकल को, वो वाटर पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जगह पे आएगा। म्हणजे वो वाटर पार्टिकल ओ पे था, ओ से कहां पे गया? ए पे, ए से फिर कहां पे गया? बी पे, बी से फिर कहां पे आया? ओ पे। म्हणजे वो मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन से ए पे गया, म्हणजे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए से बी पे गया और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर बी से ओ पे आया, म्हणजे फिर से वो मीन पे आया। म्हणजे हम ये बोलेंगे ये वाटर पार्टिकल ने अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म किया, म्हणजे ये वाटर पार्टिकल ने ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म किया।
टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म किया या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म किया। ऑसिलेटरी मोशन कोई दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन। जैसे निडल ऑफ ए स्विंग मशीन, स्विंग मशीन की निडल ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम अगर आप देख रहे तो क्लॉक का पेंडुलम जाता कैसे, ओ म्हणजे मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से ए पे जाता है और फिर ए से ये रेस्ट पोजीशन को क्रॉस करके बी पे जाता है। व्हाट इज द ए extreme position on one side, what is the B extreme position on another side। A म्हणजे extreme position, extreme position म्हणजे इस पोजीशन से आगे ये नहीं जा पाएगा। B म्हणजे extreme position on the other side म्हणजे ये B पोजीशन के आगे नहीं जा पाएगा, बस वो ज्यादा से ज्यादा A पे आएगा। A म्हणजे extreme म्हणजे end, extreme म्हणजे end, तो what is the A extreme position on one side, what is the B extreme position on another side, what the O is the mean position। म्हणजे ये जो पेंडुलम है कहां से कहां जा रहा है, O टू A जा रहा है, A टू B जा रहा है, O को क्रॉस करके फिर B से O पे आ रहा है। म्हणजे ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। आगे पीछे होना, किसके आगे पीछे होना, मीन पोजीशन के, रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे होना। स्विंग झूला जिसको बोलते हैं अपन, आगे पीछे होते रहता है, वैसे ये पेंडुलम आगे पीछे होते रहता है, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन म्हणजे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। दूसरा एग्जांपल क्या है, मिडल ऑफ स्विंग मोशन, ये अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे, या हॉरिजॉन्टल टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल समझता है ऐसा आड़ा, और निडल का टू एंड फ्रो मोशन कैसा है, ओ टू ए टू ओ टू बी। म्हणजे निडल ये वाटर पार्टिकल की जैसे ऊपर नीचे होती है, तो यहां पे वाटर पार्टिकल ओ से ए पे जा रहे, ए से बी पे आ रहे, बी से ओ पे आ रहे। म्हणजे मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन टू फिर मीन पोजीशन। म्हणजे हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल है वो वाटर पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे। इतना समझ में आ रहा है। फिर वो जो पार्टिकल जो वाइब्रेट हुआ, जो ऑसिलेट हुआ, वो अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को देता है। तो नेबरिंग पार्टिकल भी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जगह पे आता है। फिर वो पार्टिकल फिर से अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को देता है, फिर नेबरिंग पार्टिकल ऊपर से नीचे, नीचे से जगह पे। तो आप देखना जब अपन पानी में पत्थर डालते तो इस पानी के ऊपर इस प्रकार का शेप तैयार होता है, इस प्रकार का डिस्टरबेंस तैयार होता है। और पानी के ऊपर जब इस प्रकार का डिस्टरबेंस तैयार होता है उसको बोला जाता है वेव। क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड एज अ तरंग, वी कॉल्ड एज अ लहर। और ये ऊपर के पार्ट को क्या बोला जाता है, क्रेस्ट। नीचे के पार्ट को क्या बोला जाता है, ट्रफ। म्हणजे उस वाटर के ऊपर एक ट्रांसवर्स वेव तैयार हो गई। क्यों, पत्थर डालने के कारण। तो क्या डेफिनेशन है वेव की, एन ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस। अरे ये पानी शांत था, पत्थर डालने के कारण पत्थर ने उस पानी को डिस्टर्ब किया। म्हणजे उस पत्थर ने ये वाटर पे डिस्टरबेंस तैयार किया, लेकिन ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस तैयार किया। क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे। म्हणजे पत्थर ने पानी को डिस्टर्ब किया, डिस्टरबेंस तैयार किया पानी पे, लेकिन ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस तैयार किया। ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम, ये डिस्टरबेंस ट्रैवल होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। काय में से, थ्रू द मीडियम म्हणजे वाटर पर से। कैसे, विदाउट चेंज इन फॉर्म, एक ही फॉर्म में सब वाटर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे। म्हणजे वो डिस्टरबेंस जो तैयार हुआ वो मीडियम में से ट्रैवल होते जा रहा है, एक ही स्वरूप में, एक ही फॉर्म में ट्रैवल होते जा रहा है। तो ऐसे डिस्टरबेंस को क्या बोला जाता है, वेव। तो ये वेव आपके दिमाग में परमानेंट आई होंगी। वो जो लहर है, वो जो तरंग है, उसको वेव बोलते। आर यू अंडरस्टैंड इट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अपन आगे क्या पढ़ रहे हैं। ये मीडियम है म्हणजे पार्टिकल है। अब यहां पे मीडियम हमने क्या लिए, वाटर। ओके, ये वाटर के पार्टिकल है। अब जरा ध्यान दो,
वेव पहुंची म्हणजे एनर्जी पहुंची. क्या बोला मैंने? वेव पहुंची म्हणजे एनर्जी पहुंची. म्हणजे वेव अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची, वेव पहले कहां पे थी? ए पे. ए से कहां पहुंची? बी पे. तो समझ लेना ए से एनर्जी कहां पहुंची? बी पे. और इसलिए वेव को क्या बोला जाता है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. व्हाट द वेव कॉल्ड? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. म्हणजे एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, वेव के रूप में जाती है, वेव के माध्यम से जाती है. तो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है? वेव ले जाती है. एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है? वेव. म्हणजे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से जाती है? वेव के माध्यम से जाती है. इसलिए वेव को क्या बोला जाता है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. वेव इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. म्हणजे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक जगह से दूसरे जगह पे किस माध्यम से जाती है? किस रूप के द्वारा जाती है? वेव के द्वारा जाती है. ये परमानेंटली समझ लो. अब वही आगे बढ़ रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि वेव मीडियम के पार्टिकल पे पहुंची ए पे. अब ए पे क्या है? वाटर पार्टिकल है, म्हणजे मीडियम का पार्टिकल है. और यहां पे ये वेव पहुंची. वेव पहुंची म्हणजे एनर्जी पहुंची. तो वेव की एनर्जी ए पे जो पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है, उसने रिसीव कर ली, ले ली. लेने के बाद में ये पार्टिकल ने, कौन से पार्टिकल ने? जो पार्टिकल ए पॉइंट पे, वो किसका पार्टिकल है? मीडियम का. मीडियम का म्हणजे यहाँ पे वाटर का. वो वाटर पार्टिकल ने किससे एनर्जी ले ली? वेव से. क्यों? क्योंकि वेव पहुंची म्हणजे क्या पहुंचे? एनर्जी. तो वेव से इस पार्टिकल ने एनर्जी ले ली. और एनर्जी लेने के बाद ये पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, जगह पे आया. म्हणजे ये पार्टिकल, हम ये बोलेंगे कि यहां से यहां पे गया, म्हणजे ओ लेंगे अपन पॉइंट, समझ लेना. ओ से ए पे गया म्हणजे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब इसका मतलब क्या? कि जब वेव पहुंचती है तो वेव की एनर्जी पार्टिकल ले लेते, और पार्टिकल का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. कहां से? अपने मीन पोजीशन से. तो इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वेव प्रोड्यूस कर रही है. काय के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? वेव के कारण. क्यों हो रहा है? क्योंकि वेव पहुंची म्हणजे एनर्जी पहुंची, वो एनर्जी पार्टिकल को मिली, इसलिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो मीडियम की पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होता है? वेव के कारण. Who produce the displacement of the particle of the medium? मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन प्रोड्यूस करता है? वेव. इतना समझ लो. अब आगे वही लिखा मैंने यहाँ पे. क्या? When wave reaches to the particle of the medium, जब वेव मीडियम के पार्टिकल पे पहुंची, then particle receive energy from the wave. ये यहाँ के पार्टिकल ने, ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल है, उसने वेव से क्या ले ली? एनर्जी. एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ये पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से ए तक क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसके कारण हुआ? वेव के कारण. तो वेव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए. वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम. मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कौन जवाबदार है? वेव. अब आगे बढ़ते हैं. हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स. प्रिंसिपल का मतलब होता है तत्व. सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक में के ऊपर ओवरलैप होना, या मिक्स होना, या क्रॉस होना, या इंटरसेक्ट होना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन? ओवरलैप, या इंटरसेक्ट, या मिक्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन. तो अपन प्रिंसिपल का मतलब होता है तत्व. सुपरपोजिशन म्हणजे मिक्स होना, इंटरसेक्ट होना, ओवरलैप होना. कौन ओवरलैप हो रही है यहाँ पे? टू और मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स. तो क्या होता है जरा ध्यान दो. When two or more waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, म्हणजे हम ये बोलेंगे कि ये दो वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स, हम दो वेव कंसिडर कर रहे हैं. ये देखो, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है.
दो से ज्यादा वेव्स मीडियम में से ट्रेवल हो रही है, अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, ये दो वेव्स मीडियम में से ट्रेवल होते होते एक पॉइंट पे इकट्ठा आ गई, ये पी पॉइंट पे। When two or more waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ये मीडियम में से ट्रेवल होते होते एक पॉइंट पे क्या हो गई, इकट्ठा आ गई, एकत्र आ रहे हैं दोनों वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। देन each wave produces its own displacement at that point independently of the other। तो अरे ये वेव पहुंची मैंने एनर्जी पहुंची, तो हम बोलेंगे ये वेव के पास में एनर्जी है 11 जूल 11 जूल, और ये दूसरे वेव के पास में एनर्जी है 10 जूल। अब मेरे को बताओ, ये वेव पी पॉइंट पे पहुंची, म्हणजे ये वेव अपनी 11 जूल एनर्जी किसको देंगी, पी पॉइंट पे। ये पी पॉइंट पे पार्टिकल है, म्हणजे ये पार्टिकल का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी देखे वेव पहुंची म्हणजे एनर्जी पहुंची, तो एनर्जी किसको मिली, मीडियम के पार्टिकल को, तो पार्टिकल का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये वेव ने अपनी 11 जूल एनर्जी किसको दे दी, ये पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसको दे दी, तो पार्टिकल का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन जवाबदार है, ये पहली वेव। अब ये पहली वेव ये नहीं सोचती कि वहां पे दूसरी भी वेव पहुंची, अरे वहां पे दूसरी भी वेव पहुंची, दूसरे वेव के पास में एनर्जी कितनी है, 10 जूल, ये भी वेव अपना काम करेंगी, ये भी एनर्जी देंगी इस पी पे जो पार्टिकल है उसको, कितना, 10 जूल। अब ये वेव थोड़ी सोचेंगी कि ये पहली वेव ने एनर्जी दी, भाई अपने देने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। म्हणजे ये भी वेव इंडिपेंडेंटली इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करेंगी, और दूसरी भी वेव इंडिपेंडेंटली म्हणजे स्वतंत्रपणे, पहली वेव भी स्वतंत्रपणे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करेंगी, दूसरी भी वेव स्वतंत्रपणे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करेंगी। म्हणजे दोनों वेव ये पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट करेंगी स्वतंत्रपणे, वही लिखा है। ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, म्हणजे दोनों वेव स्वतंत्रपणे इस पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट करेंगी स्वतंत्रपणे। Then resultant displacement at that point is the vector sum of displacement due to all the waves। लेकिन यहाँ पे दोनों वेव्स एट ए टाइम पहुंच रही है, साइमल्टेनियसली पहुंच रही है, इकट्ठा पहुंच रही है, तो इस पी पॉइंट पे जो पार्टिकल रहेगा उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो वेक्टर सम रहेगा। वेक्टर सम म्हणजे हमको पता है कि सपोज ये ए नाम का वेक्टर है, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और दूसरा डी नाम का वेक्टर है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आया 5 सेंटीमीटर। क्यों हमने एडिशन की यहाँ पे, क्योंकि दोनों वेक्टर की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए दोनों वेक्टर की एडिशन हुई, म्हणजे इनके मैग्नीट्यूड की एडिशन हुई। मैग्नीट्यूड म्हणजे इनकी वैल्यू की एडिशन हुई। 2 पहले वेक्टर की वैल्यू है, 3 दूसरे वेक्टर की वैल्यू है, तो इनकी वैल्यू की एडिशन हुई, म्हणजे रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई, 5 आई। समझ में आ रहा है क्यों एडिशन हुई, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ है। अब अगर एक ए नाम का वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इधर है मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है। दूसरा बी नाम का वेक्टर, इसकी डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 3 - 2 मिलेगा 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है लेकिन इनकी दिशा अपोजिट है, इसलिए इनके बीच में सब्सट्रैक्शन होगा और रिजल्टेंट वैल्यू कम आ रही, यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू ज्यादा आ रही थी। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही तरफ है तो एडिशन हुई, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्सट्रैक्शन हुई। तो इसलिए ये पी पॉइंट पे जो पार्टिकल रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेकिन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, वेक्टर सम रहेगा। वेक्टर सम कैसे रहता है अपन आगे देखते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेव्स। अब ये मिटा देता हूं मैं, आगे अपने को वेक्टर सम की पूरी आइडिया देखना है। देखो वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन कैसे। When 2 or more waves are arriving
सेम फेज, म्हणजे ये जो दो वेव्स है, ये दो वेव्स सेम फेज में इकट्ठा आई। कैसे इकट्ठा आई? सेम फेज में। क्या बोला मैंने? ये जो दो वेव्स ट्रैवल हो रही है, ये वेव्स कैसे इकट्ठा आई? सेम फेज में। सेम फेज में इकट्ठा आना म्हणजे क्रस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप विथ क्रस्ट ऑफ अदर, म्हणजे एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे आ रहा है, इसको क्रस्ट और ट्रफ बोला जाता है। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। हम ये बोलेंगे दोनों वेव इकट्ठा आई। कैसे इकट्ठा आई? सेम फेज में, म्हणजे एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे आ रहा है, या एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे आ रहा है। तो फिर अगर इस तरीके से वेव सेम फेज में इकट्ठा है, तो ये दोनों वेव की एनर्जी की एडिशन होंगी, म्हणजे 10 जूल प्लस 11 जूल, म्हणजे पार्टिकल को 21 जूल एनर्जी मिलेगी। म्हणजे पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी मिलेंगी, और पार्टिकल को अगर मैक्सिमम एनर्जी मिलेंगी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वो ज्यादा उछलेगा, ज्यादा कूदेगा। म्हणजे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम हुआ तो उसको बोला जाता है एनहांसमेंट। व्हाट वी कॉल एज एनहांसमेंट। कब मिलता अपने को एनहांसमेंट? अगर दो वेव सेम फेज में इकट्ठा आ रही। सेम फेज में इकट्ठा आना म्हणजे एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे आना, एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे आना, तो उनकी एनर्जी की एडिशन होगी, म्हणजे उस पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम बोलेंगे वहां पे हमको क्या मिला? एनहांसमेंट। अब यानी यहां पे दोनों के डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? एडिशन हो गई, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम आया। तो वेक्टर सम की एक भाषा समझ में आई, तो हमको क्या मिला? एनहांसमेंट। अब हमेशा एनहांसमेंट मिलता है ऐसा नहीं। अब अपन देखते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड एज कैंसिलेशन। किसको बोलते हैं कैंसिलेशन? ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट क्या है? When two or more waves are arriving out of phase, हम ये बोलेंगे कि दो या दो से ज्यादा वेव, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये कैसे इकट्ठा है? आउट ऑफ फेज में। आउट ऑफ फेज में इकट्ठा आना म्हणजे दैट इज अ क्रस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप विथ ट्रफ ऑफ अदर, म्हणजे एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे आना, या एक वेव का ट्रफ पहले वेव के क्रस्ट पे आना, म्हणजे क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आना, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आना। म्हणजे तब अपन बोलेंगे कि ये वेव कैसे इकट्ठा है? आउट ऑफ फेज में। तो फिर क्या होगा? एक वेव की एनर्जी 11 जूल है, दूसरे वेव की एनर्जी 10 जूल है। Then their energy or displacement subtract with each other. अब इनकी एनर्जी सब्सट्रैक्ट होंगी, 11 minus 10 that is 1, या 10 minus 11 that is -1। म्हणजे ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल को मिनिमम एनर्जी मिलेगी, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम होगा, म्हणजे उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और उस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन। म्हणजे ये वेव की एनर्जी एक में के झगड़े में कैंसिल हो रही है। ये वेव की एनर्जी के कारण, एनर्जी कैंसिल होने के कारण जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कम आ रहा है, और इस फेनोमेना को बोलते हैं कैंसिलेशन। तो यहाँ पे क्या बोले? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, म्हणजे इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कैसा मिलेगा? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स। म्हणजे कैसे? दो वेव्स अगर सेम फेज में इकट्ठा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिल रहा, कॉल्ड एज एनहांसमेंट। और अगर दो वेव्स आउट ऑफ फेज में इकट्ठा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मिल रहा है, कॉल्ड एज कैंसिलेशन। और इसलिए हम इसको शब्द दिए वेक्टर सम। एक में एडिशन हो रही है, दूसरे में सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो अब इंटरफेरेंस म्हणजे क्या? अब डेफिनेशन करते हैं। क्या होता है डेफिनेशन इंटरफेरेंस की? द फेनोमेनन, फेनोमेनन म्हणजे घटना, द फेनोमेनन ऑफ एनहांसमेंट और कैंसिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनहांसमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही, एक्सपांशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसकी बढ़ोतरी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट की। या फिर कैंसिलेशन हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का एक तो कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की बढ़ोतरी हो रही, एनहांसमेंट हो रहा। काय के कारण? अगर डिस्प्लेसमेंट का कैंसिलेशन या एनहांसमेंट हो रहा, काय के कारण? प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स का सुपरपोजिशन होने के कारण। सुपरपोजिशन म्हणजे दो या दो से ज्यादा मिक्स होने से कारण,
दो या दो से ज्यादा वेव इकट्ठा आने के कारण, दो या दो से ज्यादा वेव ओवरलैप होने के कारण, दो या दो से ज्यादा वेव इंटरसेक्ट होने के कारण एक तो वहां के डिस्प्लेसमेंट का एनहांसमेंट हो रहा या वहां के डिस्प्लेसमेंट का कैंसिलेशन हो रहा, इस घटना को बोला जाता है इंटरफरन्स. आणि मराठी त्याला आपण गोंधळ म्हणतोय. बराबर है ना. मेरे को पता है एक साथ दो दो तीन तीन बच्चे अगर बात करेंगे तो सिर्फ शोर सुनाई देगा, तो वो शोर म्हणजे इंटरफरन्स हुआ. और इंटरफरन्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट वी कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स, सेकंड वी कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स. इंटरफरन्स दो प्रकार के होते हैं. कौन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स. म्हणजे बोलने का मतलब ये एक वेव है तो गोंधळ नहीं है. एक व्यक्ति बात कर रहा है तो सुनाई देता है, लेकिन एट ए टाइम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे गोंधळ हो गया एंड दैट गोंधळ कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. लेकिन ये गोंधळ किसका है? लाइट का. इसलिए चैप्टर को बोला गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. एंड इंटरफेरेंस आर हाउ मेनी टाइप? टू टाइप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिटेल में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिटेल में क्या होता है, वो अपन कल देखते हैं.